सोचिए, चुनाव होने वाले हैं और वोटिंग से सिर्फ कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। आज हम इसी पूरे मामले को, इसी राजनीतिक बवंडर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल वो ये है कि आखिर एक बड़े चुनाव से महज 10 दिन पहले एक टॉप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट को क्यों गिरफ्तार किया गया? है ना सोचने वाली बात। पूरी कहानी, पूरा विवाद असल में इसी एक सवाल के आसपास घूम रहा है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इन तारीखों पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 2026 को। इस दिन ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर छापा मारती है। फिर महीनों तक मामला थोड़ा शांत सा लगता है, लेकिन फिर अचानक 13 अप्रैल को चुनाव से ठीक पहले आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। अगले ही दिन यानी 14 अप्रैल को कोर्ट उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेज देती है और फिर 23 अप्रैल को उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या क्या हुआ, पर अब ये समझना जरूरी है कि इस पूरे विवाद के केंद्र में कौन कौन है। मतलब आमने सामने कौन है। एक तरफ है एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और उनकी कंपनी, और दूसरी तरफ है सरकार की जांच एजेंसी। तो देखिए, इस कहानी में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आईपैक। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो पश्चिम बंगाल में रूलिंग पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन मैनेज कर रही थी। फिर हैं विनेश चंदेल। ये आईपैक के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं, जिनके पास कंपनी की 33% हिस्सेदारी है। मतलब कंपनी के एक बहुत बड़े और अहम फैसला लेने वाले व्यक्ति। और तीसरा और सबसे अहम किरदार है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये भारत की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इस पूरी जांच को लीड कर रही है। चलिए अब इस मामले की जड़ में चलते हैं। आखिर ईडी ने इतने संगीन आरोप लगाए क्या हैं? क्यों हुई ये गिरफ्तारी? देखते हैं कि एजेंसी का ऑफिशियल केस आखिर है क्या। देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है वो पीएमएलए के तहत हुई है। इसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही सख्त कानून है जिसे खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने से रोकने के लिए बनाया गया है। और इसी कानून के तहत अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है। तो इस पूरे केस का कानूनी आधार यही एक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया कहां से? तो ईडी की जांच के मुताबिक इसका कनेक्शन पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े कोयला घोटाले से जुड़ा है। एजेंसी का कहना है कि ये जो जांच हो रही है वो उसी बड़े स्कैम का एक हिस्सा है। ईडी ने अपनी जांच में एक खास सिस्टम का जिक्र किया है जिसे वो 50% चेक सिस्टम कह रहे हैं। आरोप ये है कि आईपैक अपने पेमेंट्स को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक हिस्सा जो ऑफिशियल होता था वो चेक या बैंक ट्रांसफर से लिया जाता था, मतलब प्रॉपर बैंकिंग चैनल से। लेकिन आरोप के मुताबिक बाकी का जो हिस्सा था वो कैश में लिया जाता था और इसी तरीके का इस्तेमाल करके बेहिसाब पैसा यानी अनअकाउंटेड फंड्स बनाए जा रहे थे। और ये जो बेहिसाब पैसे की बात हो रही है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दावा है कि अब तक की जांच में करीब करीब 50 करोड़ रुपए के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पता चला है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन बात सिर्फ 50 करोड़ पर खत्म नहीं होती। ईडी ने कुछ और भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि इन पैसों को देश के अंदर और बाहर हवाला नेटवर्क के जरिए भेजा गया, बिना किसी असली बिजनेस वजह से अनसिक्योर्ड लोन लिए गए, जाली बिल और इनवॉइस बनाए गए। और तो और आरोप ये भी है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव से जुड़े खर्चों में किया गया। और शायद सबसे संगीन आरोप यह है कि जब ईडी ने शुरुआती तलाशी ली उसके बाद जानबूझकर ईमेल और डेटा को डिलीट किया गया, जो कि जांच में रुकावट डालने की कोशिश मानी जाती है। अब जाहिर सी बात है, चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी गिरफ्तारी होगी तो राजनीतिक बवंडर तो मचना ही था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही एक खबर बाहर आई, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा दौर शुरू हो गया। सबसे पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई रूलिंग पार्टी यानी टीएमसी की तरफ से। पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने कहा, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डराना धमकाना है। जब लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाएं ही दबाव बनाने का औजार महसूस होने लगें तो भरोसा टूटने लगता है। मतलब उन्होंने इसे सीधी सीधी धमकी और लोकतंत्र पर हमला करार दिया।
टीएमसी के ही एक और बड़े नेता डेरेक ओब्रायन ने भी इस एक्शन की टाइमिंग पर जोर दिया। उन्होंने इसे इलेक्टोरल सैबोटाज यानी चुनावी तोड़फोड़ कहा। उनका कहना था कि पोलिंग से 10 दिन पहले ये कोई कानून लागू करना नहीं है, ये तो चुनावी तोड़फोड़ है। मतलब उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि ये सब चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। एक तरफ टीएमसी का दावा है कि ईडी की ये कार्रवाई उनके कैंपेन को पटरी से उतारने और एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये जांच तो बहुत कम, बहुत देर से हुई है। उनका मानना है कि ये फर्म एक पब्लिक स्कैम में शामिल है, जिसके बारे में सब पहले से जानते थे। और मजे की बात यह है कि विपक्ष भी इसे सिर्फ ईडी की कार्रवाई के तौर पर नहीं देख रहा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो सीएम ममता बनर्जी के चुनिंदा गुस्से पर ही सवाल उठा दिया। वहीं सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम ने भी इसे बहुत कम, बहुत देर से हुई जांच बताया। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि इस स्कैम में टीएमसी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और आईपैक को डेमोक्रेसी के लिए सुपारी किलर तक कह डाला। अच्छा, ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन इस गिरफ्तारी और जांच के जमीन पर क्या नतीजे हुए? मतलब इसका असर क्या पड़ा? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। तो अदालतों में क्या हुआ? 14 अप्रैल को विनेश चंदेल को 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। फिर 23 अप्रैल को कस्टडी को और बढ़ाते हुए उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और उनकी रेगुलर बेल की अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को होनी तय हुई। और शायद सबसे बड़ा असर ये हुआ कि 19 अप्रैल को आईपैक ने खुद एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल में अपने सारे ऑपरेशंस 20 दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। सोचिए, चुनाव के बिल्कुल बीच में किसी कैंपेन को मैनेज कर रही कंपनी का अपना काम बंद कर देना, ये कितनी बड़ी बात है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भी भेजा जिसमें लिखा था, कुछ कानूनी मुद्दों को देखते हुए मैनेजमेंट ने पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से ऑपरेशंस को रोकने का फैसला किया है। ये ईमेल साफ दिखाता है कि इस जांच का असर कंपनी के काम पर कितना गहरा और सीधा पड़ा। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है कि ये है क्या? क्या ये एक पॉलिटिकल कैंपेन को लगा एक बहुत बड़ा झटका है, या फिर ये बस कानून की एक सामान्य प्रक्रिया है? सच क्या है, ये शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये सवाल पूछ किससे रहे हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना पेचीदा और इतना अहम बना देता है।